और 6 साल बाद लालू मैदान में लौटे हैं कुछ नए पैनलिस्ट, नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। हमारे साथ धनंजय गिरी होंगे, डॉक्टर धनंजय गिरी, और विजय कौशिक जी कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। शहजाद पूनावाला लगातार सुबह से इस बड़ी कवरेज पर हमारे साथ हैं, प्रेम भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा डॉक्टर धनंजय गिरी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। बिहार की राजनीति की जो अच्छी और बुरी बात यह है, जैसा कि अनंत बता रहे थे, कि जबरन वोट करवाना, धमकी देना, एक ऑडियो भी सामने आया था और हमने वो खबर दिखाई भी थी। आप किस तरह से कुशेश्वर स्थान और तारापुर की सीट पर होने वाले उपचुनाव को देख रहे हैं डॉक्टर गिरी? देखिए, ऐसा है कि जो आप बात कह रहे हैं, धमकी और हड़काना और डराना, ये पुरानी बात हो गई। ये 15 साल पीछे की बात आप कर रहे हैं, 16 साल पीछे की, जब लालू राबड़ी का शासन हुआ करता था और जंगल राज हुआ करता था, जहां आम आवाम के लिए अमन चैन की कोई जगह नहीं थी, जहां लोकतंत्र का हरण हो चुका था। बात मुश्किल से तीन दिन पहले की कर रहे हैं। एमएलसी हैं जेडीयू के ही, उन्हीं की तरफ से एक ऑडियो रिलीज किया गया था जिसमें कि ऑडियो में लालू यादव के पक्ष में वोट के लिए बोला जा रहा था। मैं वापस उठूंगा, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कि इस बड़ी खबर को लेकर के 3 लोकसभा जो सीटें हैं, जिनमें की दादर नगर हवेली, मंडी हिमाचल की और खंडवा सीट मध्य प्रदेश की, इन तीनों सीटों पर भी वोटिंग हुई थी। इनकी काउंटिंग भी लगातार जारी। मंडी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। दादर नगर हवेली की बात करें तो शिवसेना के कैंडिडेट इस पर आगे चल रहे हैं और 3 लोकसभा सीटों पर साख की लड़ाई है। तीनों पे काउंटिंग लगातार जारी है। मंडी हिमाचल की सीट है, इसके अलावा खंडवा जो मध्य प्रदेश की सीट है, और दादर नगर हवेली जो कि वहां पर शिवसेना के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अनंत अपना सवाल पूरा करिएगा डॉक्टर गिरी से। बिल्कुल डॉक्टर गिरी, जो आपने कहा कि 15 साल पुरानी ये बात है जबकि धमकी वगैरह होती थी, ये हम लोग दावा नहीं कर रहे, जो जेडीयू के एमएलसी हैं वही दावा कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। देखिए, ऐसा आरजेडी की संस्कृति में रहा है और आरजेडी के लोगों से आप कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं, और बिहार के लोग बखूबी जानते हैं। उस शासन को याद करके उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहा गया है ना कि उस पीरियड को लोग याद भी नहीं करना चाहते। इसलिए हम मुतमईन है, सेटिस्फाइड है और बिल्कुल संतुष्ट है, इस बात से निश्चिंत भी है कि जो वर्तमान बिहार में सुशासन चल रहा है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, उसको बिहार की जनता भारी बहुमत से जिताएगी। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, वो खंड खंड में बढ़ चुका है। बिहार में लालू यादव ने आते ही कांग्रेस को धकिया करके, लतिया करके उनसे कुशेश्वर स्थान की सीट छीन ली है। और लालू यादव के कुकर्मों में लगातार सहयोगी बनी रहे कांग्रेस को उन्होंने जिस तरह से धकियाया है, उस तरह से लोकतंत्र में उसकी मिसाल मिलना बिल्कुल लगभग मुश्किल है। विजय कौशिक जी को मैं चर्चा में शामिल करूंगा। विजय जी, बिहार की सियासत आप भी समझते हैं, पहले धमकियां मिलती थी, शाम को 6 बजे के बाद लोग घरों से निकलते नहीं थे। अगर आप नई बाइक खरीद लेते हैं तो अगले दिन वो बाइक आपसे बाजार में और खेतों में छीन ली जाती थी। अब जिस तरह की सियासत बिहार में शुरू हुई है, जेडीयू के आने के बाद, बीजेपी के वहां पे आने के बाद, 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या लालू मैजिक अभी भी काम करेगा बिहार में? देखिए, कोई भी पार्टी हो, मैजिक तो जनता का ही काम करता है। जनता जिसके ऊपर अपना विश्वास जताती है तो उनकी नीतियों से प्रभावित होती है, तभी जताती है। अब ये इन पार्टियों को साबित करना है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो मैं कांग्रेस की ही बात करूंगा जी। पार्टी ने अपने सिद्धांतों को कभी नहीं खोया, चाहे हमें सत्ता खोनी पड़ी हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो, चाहे प्रदेश के मुद्दों की बात हो। बिहार में लालू जी अगर हम पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं तो उनकी कोई राजनीति सफल नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी अपने दमखम के साथ, चाहे बिहार का चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, या किसी भी प्रदेश का चुनाव है, वहां हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी की अगली रणनीति यही है कि अपने दम पर हर राज्य को एंड करना है। जो हमारे कार्यकर्ता बिखर गए थे उन्हें वापस उनकी घर वापसी भी होगी। विजय कौशिक जी, देखिए, मैं ईमानदारी से कहूंगा कि इतना भोला जवाब डिस्कशंस में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जो जवाब आपने अभी दिया है कांग्रेस को लेकर के। मुझे बताइए कि अगर आप अपने सिद्धांतों पर ही रहेंगे, सिर्फ जनता ये फैसला करती है, कांग्रेस की कहीं चर्चा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कांग्रेस की चर्चा आपको लगता है कि नहीं हो रही, आम जनता में चर्चा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कि हमारी पार्टी, अच्छा, उपचुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं सर, मैं उपचुनाव की पहले बात कर लेते हैं, फिर आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव उनकी बात भी कर लेंगे। इन उपचुनाव में आप कांग्रेस को कहां देख रहे हैं, जितनी भी सीटें हैं? देखिए, उपचुनाव और चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, उपचुनाव के दूसरे मुद्दे होते हैं। कई बार जनता ये सोचती है कि जिस पार्टी की सरकार स्टेट में है उसी के कैंडिडेट को जिताया जाए। कई बार भावनाएं हो जाती हैं कि काम देने जनता को। पूनावाला से रिएक्शन लेना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। शहजाद, सत्ता हार जाएंगे, सरकार चली जाएगी, कैंडिडेट टूट जाएंगे, नेता विरोध करने लगेंगे, लेकिन पार्टी
अपने जिस रास्ते पे चल रही पार्टी उस रास्ते को नहीं, सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी हमारी फिर भी। नहीं, ये तो 2014 से निरंतर राहुल गांधी दिखाई रहे हैं कि चाहे पार्टी तबाह हो जाए पर वो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे। और महात्मा गांधी का जो स्वप्न था कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, तो उस सिद्धांत और स्वप्न पर कायम है राहुल गांधी। तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि पार्टी से एनजीओ की तरफ वो बड़े तेजी से चल रहे हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, अगर मैं चुनाव जीत जाऊं तब तो मोदी की हार हो जाए, पर अगर मैं चुनाव हार जाऊं तब फिर ईवीएम से लेकर बाकी सारी चीजों को मैं सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके के जो बहानेबाजी बनाना, मुझे लगता है ये चुनावों को हमें सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये चुनाव लोकल फैक्टर्स पर, कई लोकल फैक्टर्स पर लड़े जा रहे हैं। इसमें लोकल फैक्टर्स के हिसाब से आप इसका आकलन करना पड़ेगा। मान लो राजस्थान में कांग्रेस हारती है तो फिर गहलोत बनाम पायलट का क्या इक्वेशन होता है और वहां पर आने वाले दिनों में क्या होगा। या अगर मान लो कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं जीत पाती है तो वहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या फ्यूचर रहेगा। तो इन चीजों पर इसका आकलन करना ज्यादा समझदारी होगी। ये बड़े बड़े स्टेटमेंट देना कि देखो इससे ऐसा हो जाएगा, हम सिद्धांतों पर कायम रहेंगे, आपके सिद्धांत तो हमें दिख ही रहे हैं। बंगाल में आपने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया और फिर ममता बनर्जी से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री में दोनों में लड़ रही है कि ममता बोली मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, राहुल गांधी बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो कौन से सिद्धांत की लड़ाई है भाई? ये सिद्धांत की लड़ाई। विजय जी जवाब दीजिए शहजाद का। विजय जी जवाब दीजिए। मैं तो स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला भाई कुंठित हैं किसी बात से, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियां। शहजाद किस बात को लेकर के कांग्रेस से अलग हुए थे सर, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो सबको पता है। तो उनकी अपनी कुंठा है ना, वो स्वीकार कर रहे हैं, आप भी और वो भी स्वीकार। महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी की लड़ाई शुरू की थी, तो अपने सिद्धांत हो गए हैं, सभी कुंठित हैं। छत्तीसगढ़ में कुंठा है, कुर्सी को लेकर लड़ाई हो रही है। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, वहां भी कुंठा है। हमारी पार्टी को ये माना गया कि हम दोबारा कभी सत्ता में नहीं लौटेंगे, लेकिन लौट कर आए ना हर बार। चलिए प्रेम भाई से पूछ ले। प्रेम भाई, कुंठा की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी कुंठित हैं, यूपी में भी कुंठित हैं, हर जगह तो कांग्रेस में अंतरकला चल रही है, तो सारे कांग्रेसी नेता कुंठित हो गए। जीतेश गुट जो है वो कुंठा का शिकार हो गया है। आज हम लोग कुंठा पर बात कर रहे हैं या उपचुनाव पर वमित जी? सवाल ये है, हम उपचुनाव पर फोकस रख के ये दोनों छोटा सा कमेंट आप कुंठा के ऊपर भी दे दीजिए सर, उसके बाद हम लोग उपचुनाव की बात भी कर रहे हैं। कुंठा पे एक आपका रिएक्शन चाहिए मुझे। देखिए, मैं उपचुनाव पर लौटना चाहता हूँ। देखिए, हिमाचल में आपको खबर, हम पहले से भी कह रहे थे कि वो जो सीट है इतना महत्वपूर्ण सीट है कि भारतीय जनता पार्टी को इसको जीतना ही चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस जीतती है तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है बीजेपी में। ये मैं पहले सुबह से कह रहा हूँ ना, एक ही बात लगातार। अगर और ये दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ वो जीत नहीं पा रही है, जीतने नहीं जा रही है। बिहार में भी वही लक्षण नजर आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार वहाँ चुनाव हार रही है। तो यहाँ से विश्लेषण आप भटकाने के लिए हम कुंठा पर चले जाए, मुझे हमारा भटकाने का कोई मकसद नहीं है सर। जो जिन शब्दों का इस्तेमाल विजय कौशिक ने किया, उन्हीं शब्दों को मैं हूबहू तौर पर आपके पास लेकर हम लोग आए थे सर। हमने कोई अपनी तरफ से कोई शब्द अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, इसमें जोड़ा नहीं। मैं आप पर इल्जाम भी नहीं लगा रहा, बस एक डिबेट में एक हास्य रस आ गया पहले। ठीक है प्रेम भाई, लगातार रुझान आने शुरू हो गए हैं, कुछ देर में वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 पर चल रही है। अनंत, ये रुझान कुछ ही वक्त में नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी अमित, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें ज्यादातर ईवीएम से ज्यादातर वोटिंग हुई है, तो ईवीएम से जो नतीजे सामने आएंगे वो बमुश्किल अंदाजा ये कि 1 बजे तक पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और बहुत जल्दी ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होने शुरू भी हो जाएंगे। इसलिए जो टैली है वो लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और एक एक सीट पर इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर धनंजय गिरी आपसे कि इन उपचुनावों में एक जो परसेप्शन क्रिएट किया गया वो ये क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल का परसेप्शन है ये, कि अगर कहीं भी अगर बीजेपी की को अपनी सीटों का नुकसान होता है, ये जो मौजूदा 6 या 7 विधानसभा सीटें आपके पास हैं उनमें से अगर घटती हैं तो सीधा सवाल जाएगा सेंट्रल लीडरशिप को लेकर के। सवाल ये उठेगा कि कोरोना को लेकर आप ढंग से काम नहीं कर पाए, महंगाई को लेकर के जनता आपसे रुष्ट है, राम मंदिर का फैक्ट्री शायद काम नहीं कर रहा, या एक जो मोदी मैजिक है वो शायद कम हुआ है।
बीजेपी एग्री करती है इस बात से? डॉक्टर गिरी, आपसे सवाल कर रहे थे मेरे सहयोगी अनंत, क्या मोदी का फैक्टर कम हुआ है या महंगाई के मसले पर और कोविड के मसले पर, जैसा कि अनंत पूछ रहे थे, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई है इन मसलों को लेके? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं, हम लोग चुनाव को लोकतंत्र के एक पर्व की तरह देखा जाता है हमारे यहाँ। ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम लोग चुनाव को चुनाव की तरह ही देखते हैं। और यही रही बात, जहां तक जो विभिन्न बातें आप उठा रहे हैं, मेरा बहुत विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी थम्बिंग मेजोरिटी से जीतेगी और लोकतंत्र में लगा रहता है। लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया है और हम इसको मैजिक से उठा करके नहीं देखते हैं और तमाम चीजों से। हमारा जो नेतृत्व है वो आज के डेट में वैश्विक पटल पे है, पूरा विश्व इस नेतृत्व का लोहा मान रहा है। और जहां भारत में जितने अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से भारत अंतिम पंक्ति, डॉक्टर धनंजय गिरी, फ्रंटलाइन पर पंक्ति में आ रहा है। डॉक्टर धनंजय गिरी, देखिए सवाल ये है कि जैसे परसेप्शन बना कि इस उपचुनाव में अगर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाती है, पहले के मुकाबले प्रदर्शन गिर जाता है, तो इसका सीधा इल्जाम सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर जाएगा। क्या बीजेपी इस फैक्टर को कंसिडर करती है? क्या बीजेपी मानकर चलती है कि अगर आपने उपचुनाव में बेहतर किया तो सेंट्रल लीडरशिप को श्रेय जाएगा, अगर बुरा किया तो सवाल सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर? यह आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास आधी सीटें हैं, जहां जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें से, और हम उसमें से कुछ ज्यादा ही सीटों पर विजय हासिल करेंगे, इसको मान करके चल रहे हैं। जो वर्तमान ट्रेंड है, जो स्विंग है, जो जनता का मूड दिख रहा है, वही दिख रहा है कि नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे और हमारे सशक्त नेतृत्व पर पूरे देश को भरोसा है। विजय कौशिक जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से कोविड के मसले पर जनता नाराज रही, महंगाई के मुद्दे पर अभी भी जनता में बहुत रोष है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही, हफ्ते में 3-3 बार कीमतें बढ़ जाती हैं। महंगाई का मसला है, रसोई गैस का मसला भी जनता को परेशान कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार के उपचुनाव में क्या कहीं ना कहीं ये फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उपचुनावों में? देखिए, मैं उपचुनाव की बात नहीं करता। कारण ये है कि जनता जोर का झटका धीरे से देने में विश्वास रखती है। बहुत जोर का झटका बीजेपी को लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, लेकिन जनता ने उनका क्या हाल किया था, वो भी बड़े सौपन में थे। इसी तरीके से मोदी सरकार चल रही है, अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था, बुरे दिन ला दिए देश के। रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हर चीज महंगी होगी, चाहे वो राशन है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है। कौन सी ऐसी चीज है जो इससे बची हुई है? देश में बेरोजगारी चरम पर है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। विजय कौशिक जी, एक काम करते हैं सर, थोड़ा सा ट्रैक पर वापस लौटते हैं। हम लोग उपचुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, आप भी उसी के लिए आमंत्रित हैं कि आप उपचुनाव पर बताएं, पार्टी का पक्ष रखें, आपकी स्थिति, आप अपने आप को कहां पाते हैं। जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे कांग्रेस ने जहां जहां अपना कैंडिडेट खड़ा किया वहां आपकी तरफ से उठाए गए? बिल्कुल उठाए गए। मुझे बताइए जरा कि कहां आपने इसकी बात की? तो ना, उपचुनाव में जो लोग हैं वो अपने वर्तमान के स्वार्थ को देखते हैं। कई बार वो ये सोचते हैं कि भाई मान लीजिए फला राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो वहां अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो काम ज्यादा होंगे, उन्हें इस तरह का लालच दिया जाता है वहां की गवर्नमेंट द्वारा। राजस्थान में आपने यही लालच दिया था क्या सर? क्या चीज? राजस्थान में आपने यही लालच दिया क्या? एक बड़ी सीधी सी बात है राजनीति में, अगर हमारी सरकार राजस्थान में है और वहां हम कोई उपचुनाव लड़ रहे हैं तो हम वहां की जनता को भरोसा दिलाएंगे ना कि हाँ और विकास। मतलब राजस्थान में वो बात आप भरोसे को ले आते हैं, जहां बीजेपी रूल्ड है वो लालच बन जाता है। नहीं, बड़ी आप देखिए ना, राजनीतिक रूप से अगर हम कहेंगे तो इससे। विजय जी, मैं शहजाद के पास आऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि 29 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं और किसी भी वक्त ये रुझान नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। लगातार हर राज्य की विधानसभा सीट की टैली हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लंच के बाद, जैसे कि अनंत बता रहे थे, लगभग ये साफ हो जाए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर जो बैलेट के जरिए वोटिंग हुई है तो नतीजे तेजी से आएंगे। शहजाद का रुख करता हूं। शहजाद, कहीं पे ये आरोप है और कहीं पे इन्होंने बातचीत की है। राजस्थान का एग्जाम्पल अनंत ने पूछा ही था। देखिए, जनता के प्रति इतने कुंठित नहीं होना चाहिए कि जहां पर आप जीते तो वो भरोसा और जहां पर दूसरा कोई जीते तो वो लालच। तो ये दोहरे मापदंड तो पुरानी आदत है कुछ लोगों की, जिस सोच से वो निकल कर आते हैं। दोहरे मापदंड रखने का उनका एक
परिचायक समूह है राजनीति का। परंतु मैं कहूंगा कि देखिए, इसको मैं फिर से कहूंगा कि मोदी की हार, मोदी की हार, मोदी की हार, हर चुनाव मोदी की हार, ये 2014 से चला आ रहा है जी। आपको याद होगा कि 2014 के बाद कुछ बाईपोल हारे, अब तो मोदी गया, अब तो मोदी खत्म। 2018 में चुनाव हारे, मोदी गया, मोदी खत्म। 2019 में क्या हुआ जी? जो कह रहे थे मोदी खत्म, मोदी गया, मोदी खत्म, मोदी गया, वो खत्म हो गए। तो ये करते रहे, इनको पूरा विशेष अधिकार है, मोदी गया, मोदी गया, मोदी गया, ये पूरा दिन रात ये आरती करते रहे। परंतु उपचुनावों का एक जो होता है वो उसका लोकल फैक्टर्स और उसके ऊपर बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट और वहां की गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे निश्चित रूप से एक तरीके से वो एक रेफरेंडम होता है। हर चीज को मोदी के साथ जोड़ देना, तो ये मुझे लगता है कि ये कोई विश्लेषण नहीं, ये अपनी कुंठा है जो विश्लेषण के रूप में बाहर निकल रही है। प्रेम कुमार जी, कहा जाता है कि सीधा विपक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हमला करता है, उनका नाम लेकर के हमला करता है, तो ये आपकी पिच जो है बदल जाती है, इसी का नुकसान विपक्ष को हो जाता है। देखिए अनंत जी, कम से कम आज जो उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें शहजाद जी ने स्टैंड ले लिया है कि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के अगेंस्ट में आ रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने अपना नैरेटिव भी ले लिया है। तो ये तो आप बहुत शुरुआती फेज में ही देख रहे हैं कि उपचुनाव के नतीजे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते देख रहे हैं। हिमाचल से खबर आ रही है, हरियाणा से खबर आ रही है, आप देख रहे हैं बिहार से खबर आ रही है। तो हर जगह से जो अभी तक जो खबर आई है और आप आगे बताएंगे, तो ये दिख रहा है कि जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही चाहिए वहां भी वो हारती हुई दिख रही है। और शहजाद पूना जी निश्चित रूप से अपने हिसाब से सही कह रहे हैं कि नहीं, उनको इन हार को मोदी पर नहीं थोपा जाए, इन हार को दूसरे लोकल फैक्टर्स में देखा जाए। तो हम उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। डॉक्टर गिरी, डॉक्टर धनंजय गिरी, देखिए प्रेम शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट ही कर दिया, अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी बहुत वक्त है नतीजे आने में। आपको क्या लगता है कि जो आप आधे से ज्यादा सीटें आपके पास है उपचुनावों में, आप किस तरह से प्रदर्शन देख रहे हैं? प्रेम भाई को तो लगता है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर हार रही है। देखिए, ऐसा है कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, खुशफहमी में जाने की जरूरत नहीं। बीजेपी आधे से ज्यादा सीटें जीतेंगी, इसके लिए मुतमईन रहें। और जहां तक हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि चुनाव में जीत हार लगी रहती है, विषय वो नहीं है। विषय है कि हमारे पास सर्वमान्य और वैश्विक नेतृत्व तो इतना बड़ा है कि उस पर इस छोटे चुनावों की, इस तरह के चुनाव का कोई असर होता नहीं है और जनता हमारे साथ इंटैक्ट खड़ी है। ये बात आपकी बेईमानी है सर। आप उपचुनावों को आप छोटा चुनाव नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी 29 विधानसभा सीटों पर 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जनता ये देखती है कि इससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है, क्या नफा नुकसान होना है सरकार के। नहीं, सरकार को नफा नुकसान क्या होता है तो पार्टी देखेगी सर। जनता ये देखती है कि उपचुनावों से आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपने साफ कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसा है कि फर्क तो हर चीज से पड़ता है, हर एक जनता का मत हर एक चीज से सरकार के सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन हम ये मानकर के चल रहे हैं कि सरकार, जनता पूरी तरह से इंटैक्ट हमारे साथ है और हमारे पक्ष में रुझान आएंगे, हमारे पक्ष में नतीजे आएंगे। और जहां तक बात है, हम जनता के मतों का शुरू से आदर करते रहे, लोकतंत्र में हमारी गहरी आस्था रही है और इस कारण से लोग ठीक है सर, हम एक ही राज्य की एक ही सीट की बात लगातार करते रहेंगे।